हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ कारक। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि कारक क्या होता है, कितने भेद हैं, ठीक है, और कारक से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये हम लोग अच्छी तरह से आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, शुरू से अंत तक देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव का आप बुक ले लीजिए और उससे ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि कारक क्या होता है। सबसे पहले कारक के बारे में हमने लिख दिया कारक। ठीक है, तो हमने लिखा है कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष क्या हो भाई, संबंध लगा हो, उसे कारक कहते हैं। जो भी क्रियाएं हम लोग करते हैं उसके साथ कुछ संबंध को दर्शाता है, वही होता है कारक। और कारक के कितने भेद हैं, तो 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद हैं, तो 8 भेद। याद रखेंगे कि कारक के कितने भेद है भाई, 8 भेद होते हैं, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे कारक है और कारक के विभक्ति हमने लिख दिया है, ये आपको याद करना होगा। ये बिना याद किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध का के किरारे री, और अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे अरे अहो अजीब हो। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, और संबंध काके की रारे री, और उसके बाद अधिकरण में पै पर, और संबोधन हे अरे अहो अजीब हो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद हो गया, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, संबंध काके की रारे री। ठीक है, संबंध हो गया। उसके बाद संबंध के बाद होता है अधिकरण में पै पर, उसके बाद होता है संबोधन हे अरे अहो अजीब हो। बस यही आपको याद करना है, सिंपल है, आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अब इससे क्या होगा ना दोस्तों, ये जहां भी वाक्य में कहीं प्रयोग हुए रहेंगे उसको हम लोग आसानी से इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कुछ वाक्य को लिख दिया है उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो यहाँ पे मैं पकड़ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए मैं कौन सा कारक है भाई, अधिकरण कारक। तो यहाँ पे अगर ऐसे अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा कि इसमें कौन सा कारक हुआ है भाई, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि इसमें आप अधिकरण कारक हुआ है। क्या बताएंगे कि अधिकरण कारक हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट में अधिकरण। ठीक है, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है भाई, तो अधिकरण कारक हुआ है। ठीक है, ये पता हमें चल गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे देखिए से, हिमालय से। देखिए यहाँ पे दो बातें याद रखना होगा, यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। तो हमें यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि से है तो मैं इसलिए आप करण कारक कहेंगे कि अपादान कारक कहेंगे। तो देखिए इसका ट्रिक है, इसमें मैं लिख भी दिया हूँ अलगाव। तो अपादान की बात होगा, अलगाव जहाँ पे होगा ना, से तो रहेगा लेकिन अलगाव का बोध होगा, तो वहां पे आप अपादान कारक बोलेंगे। और द्वारा मतलब के साथ बोलेगा, ठीक है ना, कोई साथ होगा तो वहां पे से जो होगा करण कारक होगा। जैसे मैं स्केच से लिखता हूँ, स्केच से, तो ये मेरे हाथ में है यानी द्वारा है, साथ में है ना जी, तो साथ में है तो ये करण कारक हुआ। मैं स्केच से लिखता हूँ, से लिखता हूँ ना, स्केच से यानी हाथ में है, द्वारा है ना, इसके द्वारा लिख रहा हूँ, तो वहां पे करण कारक। लेकिन यहाँ पे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से जा रही है और निकल जा रही है, माने अलग हो रही है। हिमालय से जाती है, निकलती है यानी अलग होती है, हिमालय से अलग हो रही है। तो अलग हो रही है, अलगाव का बोध हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा भाई, अपादान कारक होगा। कौन सा कारक, अपादान। ओके,
आपादान कारक ऐसे भी, जैसे मान लीजिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कोई बोल दिया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किससे? वृक्ष से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा से, वृक्ष से पत्ता क्या होता है? वृक्ष से जब पत्ता गिरेगा तो अलग होगा ना, वृक्ष से पत्ता क्या होगा? अलग होगा, अलगाव हो रहा है। तो अलगाव हो रहा है तो कौन सा कारक? अपादान। कौन सा कारक? अपादान कारक हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, अपादान कारक। बात समझ गए कैसे होगा? अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा वाक्य। हमने एक वाक्य, दो वाक्य देख लिया और एक एक्स्ट्रा भी हम लोग देख लिए, तीसरा वाक्य। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपादान कारक कैसे होगा। चलिए इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब देखते हैं आगे, नंबर 3। वह कलम से लिखता है, कलम से, वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, कलम से, कलम तो हाथ में है ना जी, यानी कि कलम के द्वारा हो रहा है ना, कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, यानी कि साथ में है कलम, तो इसलिए यहाँ पे करण कारक हो गया, द्वारा की बात हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो गया भाई? करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। ठीक, आगे देखिए, राम ने भिखारी को पैसा दिया, राम ने भिखारी को पैसे दिए, पैसा देने की बात हो गई। ऐसे भी कहीं देने की बात होता है तो हम लोग जब संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र बताया गया है, धनार्थे चतुर्थी। धनार्थे चतुर्थी, जिसमें किसी वस्तु, जिसमें वो धनार्थे चतुर्थी में बताया गया है कि जिसमें कोई वस्तु किसी को दिया जाता है, कोई वस्तु किसी को दिया जाता है ना, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगता है। वैसे भी पकड़ा जा सकता है और यहाँ पे को विभक्ति से भी हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, चतुर्थी को के लिए, देखिए यहाँ पे को के लिए यानी संप्रदान हो गया। कौन सा कारक हो गया भाई? संप्रदान कारक हो गया यहाँ पे, संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। को देख रहे हैं ना यहाँ पे, चतुर्थी संप्रदान हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भिखारी को पैसे देने की बात हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे को जो विभक्ति है यहाँ पे संप्रदान कारक को दर्शा रहा है। कोई वस्तु किसी को दिया जाता है तो वहां पे चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक होता है। रामा पर बहुत कर्ज है, रामा पर, यहाँ पे देखिए पर आ गया। देखिए यहाँ पे पर की बात हो रहा है ना, पर कौन सा है? अधिकरण कारक है। पर की बात हो रहा है, कौन सा कारक? अधिकरण कारक। ठीक है, तो यहाँ पे पर जो है कौन सा कारक हुआ है? यहाँ पे अधिकरण कारक हुआ है। कौन सा? अधिकरण कारक। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किसमें कौन कौन से कारक हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे, पूछ देगा, ऐसे वाक्य दे देगा, ऐसे यहाँ पे रेखिंग लगा देगा, मतलब एक रेखा डैश खींच देगा, कह देगा कि यहाँ पे इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। तो कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है भाई? कौन सा कारक है यहाँ पे? तो अधिकरण कारक है। समझ गए? इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कारक आपके लिए बहुत आसान है, हिंदी में अगर पूछा जाए तो ऐसे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, बिना टेंशन का। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद हैं और कारक के कौन कौन से विभक्ति हैं, ये भी हमने बताया, एग्जाम्पल से भी समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को घंटा को दबा दीजिए, ताकि जितना भी वीडियो इस तरह से लाऊं आपके लिए तो आप अच्छी तरह से देखें और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से स्कोर कर पाएँ, मार्क्स को अच्छी तरह से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, ये जो भी है 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है ना। तो अभी 10th का और 12th का एग्जाम आने वाले हैं, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और सीखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आसानी से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।